Hello students, today I am going to start a new chapter of chemistry, electrochemistry. It is a branch of physical chemistry. The conversion of a chemical energy into electrical energy. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और किस सेल से ऐसा होता है उस सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये कौन सा सेल करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटर कन्वर्सन, किसका? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो ऐसा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस करता है ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ऐसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल भी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यानी पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर, substances are classified into two parts. One is called conductor, other is called insulator. One is called conductor, other is called insulator. तो ऐसा which conducts electricity, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नोन एज कंडक्टर, कंडक्टर कहलाता है। यस, इंसुलेटर तो पता ही है जो कि कंडक्ट ना करे, लेकिन कंडक्टर को पढ़ना आगे। दो टाइप का कंडक्टर होता है, एक को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक, वन इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर, अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और क्या मेटेलिक कंडक्टर है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ये सारी बातें हम लोग डिफरेंस में ही देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस एज वेल एज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एज वेल एज मेटेलिक कंडक्टर, हाउ यू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड metallic conductor, or how you differentiate between electrolytic conductor and metallic conductor. See, so the topic is difference between metallic conductor and electrolytic. सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर में डिफरेंस हम लोग देखने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट, एक एक पैरामीटर्स को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करें किसकी, यहाँ पे लिखा हमने मेटेलिक कंडक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी किस बेसिस पे? ड्यू टू फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो करंट फ्लोज ड्यू टू
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, जबकि इसमें किसके कारण होगा, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मूवमेंट होगा तो इसमें मेटेलिक कंडक्टर में होगा ऐसा, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो करंट फ्लो होगा, क्यों, फ्री आयंस के कारण होगा। सेकंड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, आसानी से हो सकता है इन कंपेयर टू आयंस, क्योंकि आयंस के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मास कम है, तो ये क्या है, लाइट के स्पीड को अचीव कर सकता है, अचीव तो नहीं, अबाउट लाइट के स्पीड के बराबर इसका स्पीड हो सकता है, लेकिन इसका स्पीड क्या है, लाइट के स्पीड के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मूवमेंट फास्ट हो सकता है, जिसके कारण ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। सो ये गुड कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर किस रिस्पेक्ट में, मेटेलिक कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। थर्ड, अब रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर क्या होगा, रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसलिए बोला जाता है इस केस में कि इट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस घट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस, यानी टेम्परेचर जाएगी, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी। जबकि इस केस में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ रहा है रेसिस्टेंस घट रहा है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, इट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब जस्ट उल्टा है। तो ये बात आपको याद रखना है इस दोनों के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में, रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी और कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में भी आपको याद रखना है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कब होगा और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कब होगा। अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हिंडर्ड करेगा, करंट के पासिंग को क्या करेगा, हिंडर्ड करेगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जब इंक्रीज कर जाएगा तो क्या, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएगा तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, जहां पे रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट with respect to resistance, with respect to resistivity, और fourth, it is negative temperature coefficient with respect to conductivity। इसी तरह उसमें बात करें तो क्या लिखे इसमें, इट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी। इस केस में क्या लिखे, इट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट with respect to resistivity। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है, तो मीनिंग आप समझ जाइए, टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें कंडक्टिविटी घटेगी, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव और डिक्रीज करेगी तो निगेटिव, किसके रिस्पेक्ट में,
पॉजिटिव कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में और नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में, रेसिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे थे। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि करंट सॉलिड स्टेट में भी पास कर सकता है, यानी करंट फ्लोज इवन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी करंट क्या है, फ्लो कर सकता है आसानी से, जबकि करंट फ्लोज ओनली इन मोल्टेन और स्टेट। इसमें कभी भी करंट क्या है, सॉलिड स्टेट में पास नहीं करेगा। क्या करेगा, मोल्टेन होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन स्टेट में पास कर सकता है या उसका एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, उसी में करंट पास कर सकता है, सॉलिड स्टेट में कभी भी पास नहीं कर सकता है। और करंट इसमें क्या है, सॉलिड स्टेट में भी पास कर सकता है और लिक्विड और अलग स्टेट में भी पास कर सकता है, यानी जितने भी स्टेट हैं सब में मेटालिक कंडक्टर क्या है, कनेक्टिविटी शो करेगा, जबकि इसमें सॉलिड स्टेट में कभी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेटालिक कंडक्टर में जब करंट पास करेगा तो क्या फिजिकल केमिकल चेंज होगा, देयर इज नो एनी केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हो सकता है, हाँ सर फिजिकल चेंज आपने केमिस्ट्री में फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट पास करने से मेटालिक कंडक्टर क्या हो, हीट कर जाता है, इसलिए फिजिकल चेंजेस थोड़ा आता है कि हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, हीटिंग हो जाता है, लेकिन केमिकल चेंज कुछ नहीं होगा, उसके केमिकल एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज नो एनी chemical change during the flow of current, but physical changes may occur। कौन सा फिजिकल चेंजेस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जबकि इसमें क्या फिजिकल चेंज केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज तो होगा ही, करंट पास करने से क्या होगा 100% क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा, तो फिजिकल चेंज तो हुआ ही, केमिकल चेंज भी होगा, उस केमिकल चेंज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। सो देयर इज बोथ केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज occurs and the chemical change is called electrolysis। The chemical change is called electrolysis। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आयंस कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में कन्वर्ट हो जाना। नेक्स्ट, इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ अप्लाई नहीं होगा। इस केस में फैराडे लॉ कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या है, फैराडे लॉ अप्लाई होता है। क्या ओम्स लॉ की बात करें तो V = IR, क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कि मेटालिक कंडक्टर में। आंसर है ओम्स लॉ दोनों में अप्लाई किया जा सकता है, यानी ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल बट Faraday's law is not applicable। Faraday लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जबकि इस केस में क्या है, ओम्स लॉ यहां भी एप्लीकेबल होगा। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल बट Faraday ओम्स लॉ एज वेल एज ओम्स लॉ as well as Faraday's law is applicable। दोनों का दोनों एप्लीकेबल हो सकता है। इस केस में
सिर्फ ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस केस में दोनों लॉ, ओम्स लॉ की बात कर ले या फैराडे लॉ की बात कर ले, दोनों का दोनों लॉ एप्लीकेबल होगा। फैराडे लॉ क्या है वो हम लोग बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में बात करेंगे फैराडे लॉ क्या है। दो लॉ दिया गया था फैराडे का, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट अगर बात करें तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है दोनों केस में। इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होगा किस केस में, इस केस में रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होगा। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल। कर्नल पढ़ना है आपको केमिकल बॉन्डिंग में, मेटालिक बॉन्ड में। वहां पे कर्नल किसको बोलते हैं, हैवी पॉजिटिव आयंस को कर्नल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन कारण क्या हो, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल। कर्नल क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो कि मेटालिक कंडक्टर मेटल्स के केस में पाया जाता है। जबकि इसमें रेजिस्टेंस इज ड्यू टू resistance is due to इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन एज वेल एज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी रेजिस्टेंस क्यों डेवलप करेगा इसमें, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है, एक्वस है, कैसा है, उस पे क्या है, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन डिपेंड करेगा। इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन का मतलब है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, दैट क्या डिटरमाइंस द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का विस्कोसिटी क्या है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, विस्कोसिटी कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस क्यों डेवलप कर रहा है इस केस में और इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल्स क्या है। तो जितना भी मेटल्स है, मेटल्स एंड इट्स एलॉय क्या कहलाता है, बेस्ट कंडक्टर गुड कंडक्टर कहलाता है। जबकि इस केस में क्या बात करें, जितना भी ऑल इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का एग्जांपल है आपका ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आपको 4-5 याद रखना है अपने बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 5 में आप सारे चीज समझ जाइए, याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप लिखेंगे अपने आप आपको याद आएगा, हाँ ये कंडीशन हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है। तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का लाइसिस होना है, लाइसिस का मतलब आयंस है, और आयंस के फ्लो के कारण ही करंट प्रोड्यूस होगा किस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। जबकि मेटालिक में तो आपको पता ही है, मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या हो, उसमें करंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट होता है इन कंपेयर टू आयंस। तो क्या है, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर कौन होगा, गुड कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर होगा, और पुअर कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। और रेजिस्टेंस और कनेक्टिविटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और सॉलिड स्टेट में फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो आप देखिए सॉलिड स्टेट में कहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कहीं इसका करंट पास नहीं कर सकता सॉलिड स्टेट में, लेकिन एक्वस और मोल्टेन स्टेट में ही करंट पास करेगा। सो कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी कम होगी इन कंपेयर टू मेटालिक कंडक्टर। यह आपको दिमाग में रखना। एक पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने से पहले सिंपल सा बात जो आपको पता है तो रिवाइज कर दें। इलेक्ट्रोड होगा 2, या तो एनोड या तो कैथोड होगा 100% पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगा 100% निगेटिव। ये 100% याद रखिएगा, ये होता है। आगे चल के हम जस्ट उल्टा लिखेंगे दूसरे पार्ट में, जहां हम लोग सेल पढ़ेंगे, जहां पे गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे जिसमें जस्ट उल्टा होता है। वो उल्टा क्यों होता है वहां बात करेंगे। साइन कन्वेंशन क्यों ऐसा होता है, वहां पे एनोड नेगेटिव हो जाता है, कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जनरल सिर्फ वही एक्सेप्शन है, बाकी जनरल में 100% यूनिवर्सल ट्रूथ, एनोड क्या होगा पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा निगेटिव होगा।
इसी तरह अगर केटायन की बात करें और एनायन की बात करें तो एनायन पे कौन चार्ज, केटायन पे कौन चार्ज। केटायन क्या है, आयंस है, और आयंस केटायन क्या होगा, कैथोड पे जाएगा कि एनोड पे जाएगा, क्योंकि केटायन कैथोड पे जाता है, नाम से ही पता है केटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, तो केटायन क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पे, और एनायन क्या है, नेगेटिव है, नाम इसी से बना, इस पे जाने वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। केटायन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज, इसको कैथोड पे जाना है, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो मूव करेगा, और एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो एनायन क्या होगा, नेगेटिव, ताकि ये मूव करे। यस, ये आपको याद रखना है। बस स्टार्ट करें इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम। क्वेश्चन, व्हाट विल बी डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड if current is passing through concentrated NaCl solution using platinum electrode। बोलता है अगर करंट पास किया जाए तो किसके थ्रू, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे क्या डिपॉजिट होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा नो इलेक्ट्रोलाइसिस। नो इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट ओनली बी पासेस थ्रू कहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। कैसा करंट कब पास करेगा, या तो वो मोल्टेन स्टेट में रहेगा, नहीं तो एक्वस स्टेट में रहेगा। कंसंट्रेटेड स्टेट में रहेगा तो 100% करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कंसंट्रेटेड में क्या आयंस फ्री होंगे नहीं, आयंस फ्री होंगे नहीं, करंट पास करेगा नहीं, करंट पास करेगा नहीं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपोजिशन हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा नो इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या है, नो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन अगर दिया जाए इसी तरह कि थ्रू कंसंट्रेटेड की जगह पे क्या कर दिया जाए, मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl सॉल्यूशन, तब आपका आंसर क्या होगा। तो क्या इसमें करंट पास करेगा कि नहीं करेगा, आंसर इसमें तो करंट पास करेगा। जब करंट पास करेगा तो क्या होगा, करंट पास करेगा तो क्या होगा, अब देखो करंट पास कर रहा है, 100% ये ब्रेक कर जाएगा, केटायन Na प्लस एनायन Cl माइनस। यस, और किसी का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो पाएगा, आंसर है सिर्फ NaCl ही है, तो क्या होगा, NaCl ही टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब एट कैथोड की बात करें और एनोड की बात करें तो पहले कैथोड, कैथोड क्या होता है, क्या होगा, 100% पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव जाएगा तो Na प्लस आएगा, और Na प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या होगा, Na डिपोजिट होगा, Na डिपोजिट होगा कैथोड पे। यस, एट एनोड की बात करें, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनायन आएगा, एनायन क्या है, Cl माइनस, Cl माइनस, तो Cl माइनस होगा तो ये Cl देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन Cl क्या है, नेसेंट है, तो क्या होगा, Cl Cl कंबाइन करेगा तो 2Cl माइनस कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और एनोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर बैलेंस किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा, 2 सोडियम प्लस, यानी और रिएक्शन अगर लिखा जाए तो लिखा जाए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2Na प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू 2Na प्लस Cl2, यानी एनोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, Cl2 गैस,
लिबरेट हो रहा है, और डिपोजिट कैथोड पे क्या हो रहा है, सोडियम डिपोजिट हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोडियम विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इमिटेड एट एनोड। यानी क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगा, एनोड पे, और कैथोड पे सोडियम डिपोजिट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप इसी टाइप का करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है मतलब 2 सोडियम, 2 मोल सोडियम के लिए, 2 मोल सोडियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि 1 मोल क्लोरीन गैस निकालने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना फराडे चाहिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1 फराडे। तो 2 मोल पे कितना फराडे, 2 फराडे होगा। ये सारी बातें आप बेसिक कंसेप्ट में 11th में किया होगा। तो ये अभी तो नहीं है, आगे चल के न्यूमेरिकल में ये आएगा कि क्या कितना फराडे लगेगा ताकि 1 मोल क्लोरीन गैस को लिबरेट किया जा सके या 1 मोल सोडियम को डिपोजिट किया सके, कहाँ पे, कैथोड पे। क्लियर है। अब मोल्टेन एक्वस NaCl की जगह पे अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्वस, बोलता है व्हाट विल बी डिपोजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इफ करंट इज पासिंग थ्रू एक्वस NaCl सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो करेंगे तो क्या डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या NaCl एक्वस था, NaCl मोल्टेन में क्या कोई फर्क पड़ेगा, आंसर है फर्क पड़ेगा, क्योंकि NaCl मोल्टेन जो था सिर्फ NaCl उसमें इलेक्ट्रोलाइट एज इलेक्ट्रोलाइट था, जबकि एक्वस की बात करेंगे तो वाटर भी डिसोसिएट करेगा और NaCl भी डिसोसिएट करेगा। जैसे करंट अगर पास करें तो किसके, NaCl, कौन सा NaCl, एक्वस NaCl सॉल्यूशन में दो चीज होंगे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, एक तो NaCl होगा और एक होगा H2O। यस, NaCl होगा तो क्या होगा, ये टूटेगा, क्या देगा, और Cl माइनस देगा, जबकि H2O में क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस देगा। NaCl होगा तो Na प्लस देगा, Cl माइनस देगा, वाटर है तो H प्लस देगा, OH माइनस देगा। क्लियर है। अब आपको बता दें कि कैथोड पे पहले क्या होगा, तो कैथोड की बात करें। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, केटायन आएगा। केटायन कौन है, तो केटायन आपके सामने कौन कौन है, तो देख लीजिए Na प्लस है और H प्लस है, Na प्लस है और H प्लस केटायन है। तो केटायन Na प्लस और H प्लस है तो इसमें क्या होगा, दोनों में फाइटिंग होगी, कौन इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपोजिट होगा। तो हम अभी आपको बता दें दैट डिटरमाइंस बाय डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल के थ्रू क्या होता है, डिटरमाइन होता है। ये आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल डिफरेंट एलिमेंट्स का याद करना होगा, जो जनरली पूछा जाता है, वो बात हम देंगे अभी। डिस्चार्ज पोटेंशियल बोला जाता है जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा उसका डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड पे उतना ही ज्यादा होगा। लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल हायर द डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन उतना ही फास्ट होगा। तो हम आप बात कर रहे हैं कि निगेटिव है तो यहाँ पे Na प्लस और H प्लस में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, तो आपको पता चलेगा H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो H प्लस यहाँ पे आएगा, तो H प्लस यहाँ पे आएगा तो बोलेगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या H में है, और H आपस में कंबाइन करके H2 बना देगा। तो H2 अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 2H प्लस लेना पड़ेगा। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन आपके सामने है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कैथोड पे क्या इवॉल्व होगा, आंसर है 100% हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। यस, यानी H प्लस यहाँ से मूव कर चुका है। अब एनायन की बात करें, एट एनोड की बात करें, एनोड पे क्या पॉजिटिव चार्ज, आपको पता ही है एनायन आएगा। एनायन यहाँ पे क्या है, Cl माइनस OH माइनस। अब Cl माइनस OH माइनस में डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना पड़ेगा किस नेगेटिव आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो हम आपको बता दें कि Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम होता है। तो Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है तो Cl माइनस लिया जाए, यहाँ पे क्या किया जाए, फिर Cl2 डायरेक्ट बना रहे हैं और कितना इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। यस, तो 2Cl माइनस। तो क्या हो गया, कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। यस, और एनोड पे क्या हो रहा है, Cl2 गैस इवॉल्व हो रहा है, यानी यहाँ पे यहाँ से Cl माइनस भी जाके चला गया आपका। क्लियर है। वहां से Na प्लस सॉरी Cl माइनस आया, यहाँ से H प्लस आया, H प्लस कैथोड पे इवॉल्व हो रहा है और एनोड पे Cl2 गैस इवॉल्व हो रहा है। और सोल्यूशन में क्या बच रहा है वो देखिए,
सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na प्लस वो बचा है, नीचे OH माइनस, और Na प्लस और OH माइनस कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, NaOH। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा वो देखिए। पहला क्वेश्चन तो व्हाट विल बी डिपॉजिटेड डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन NaCl में जब करंट पास करेंगे तो क्या क्या होगा, तो आपके सामने है। कैथोड पे क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा, एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस इवॉल्व होगा। उसके बाद बोला जाएगा कि व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू एक्वस NaCl सॉल्यूशन इट्स सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। व्हाई, आंसर है उसका सॉल्यूशन बेसिक क्यों हो जाता है, तो आंसर आपके सामने है, क्योंकि कैथोड पे और एनोड पे H2 और Cl2 रिस्पेक्टिवली इवॉल्व हो रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, NaOH बच रहा है, जो कि बेसिक नेचर का होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि पूरे सॉल्यूशन को क्या करेगा, बेसिक बना देगा, एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। सो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके सामने ऐसा है। तो दिस मेक्स द सॉल्यूशन एल्कलाइन। ये सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना देगा। या पूछा जाएगा पीएच क्यों बढ़ जाता है NaCl सॉल्यूशन में जब पास किया जाता है करंट, तो आपका आंसर फिर होगा कि पीएच क्यों बढ़ जाता है, एल्कलाइन नेचर का है, तो पीएच 100% ग्रेटर देन 7 होगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछे आपका आंसर उस टाइप का होना चाहिए, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि कैथोड पे क्या है, एनोड पे क्या हो रहा है, और क्या है सॉल्यूशन में क्या बच रहा है। तो सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस दैट कंबाइंस टू गिव a strong base NaOH that makes the solution most alkaline in nature, so that pH increases from 7. अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछा जाएगा, व्हाट विल बी डिपोजिटेड at different if current is passing through aqueous NaCl solution using mercury cathode। बोलता है यहाँ पे क्या किया, कैथोड इलेक्ट्रोड का नेचर चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड क्या लिया, Hg लिया है। तो बोलता है क्या होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे डिपोजिट, वो आपको बताना है। इससे पहले हम आपको बता दें डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात कर लें। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका किसका क्या है, पॉजिटिव आयंस का और नेगेटिव आयंस का और एनायंस का, वो देख लीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि Ag प्लस सेंडिंग ऑर्डर बात कर रहे हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर, तो Ag प्लस 2 प्लस H प्लस Fe2 प्लस जिंक 2 प्लस एल्युमिनियम 3 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस सोडियम प्लस और पोटासियम प्लस। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल है। अगर आप कंपेयर करें क्या क्या था इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, Na प्लस था और H प्लस था, तो Na प्लस कहाँ है, यहाँ पे है, और H प्लस कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन कब होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो सोडियम प्लस और H प्लस में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, H प्लस का है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो H2 गैस इवॉल्व होगा। अगर सोडियम जाता तो सोडियम डिपोजिट होता, लेकिन यहाँ पे H प्लस अगर पूछेगा H प्लस ही क्यों जा रहा है, तो आपका आंसर होगा सिंस द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ Na प्लस, सो H प्लस इवॉल्व एट H2 गैस एट कैथोड। क्लियर है? तो आपके सामने ये है, ये किसके लिए, केटायन। एनायन के लिए देखा जाए तो एनायन के लिए सबसे कम आयोडीन का, उसके बाद बात करें तो OH माइनस का। OH माइनस क्या देगा, O2 प्लस H2O देगा। यस, इसी तरह उसके बाद कौन, नाइट्रेट का, ये क्या देगा, NO2 प्लस O2 देगा। और इसके बाद क्या, सल्फेट का, सल्फेट क्या देता है,
SO2 प्लस O2 देगा, और इसके बाद क्या, क्लोराइड का। ये आप ये एनायन की बात कर रहे हैं, हम ये केटायन की बात कर रहे हैं। यस, तो केटायन के लिए आपको ये ट्रेंड फॉलो करना है और एनायन के लिए ये ट्रेंड फॉलो करना है। तो एक नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल हायर द माइग्रेशन एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ही कम होगा वो उतना ही क्या होगा, माइग्रेट करेगा टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, टुवर्ड्स। तो इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सॉल्यूशन में कौन रहेगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, और कम से कम डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पे मूव कर जाएगा। ये आपका ये है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था आप उसमें मैच कीजिए। तो केटायन का मैच करवाया ही हमने, वहां पे सोडियम प्लस एक्वस NaCl सॉल्यूशन में सोडियम प्लस था और H प्लस था। सोडियम प्लस और H प्लस में क्या मूव करेगा, आपको पता ही है, H प्लस मूव करेगा टुवर्ड्स कहाँ, इलेक्ट्रोड पे, और Na प्लस कहाँ रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा, हमने बताया। दूसरा, अगर एनायन की बात करें तो वहां पे एनायन कौन कौन था, OH माइनस था और Cl माइनस था। OH माइनस और Cl माइनस कंपेयर की, OH माइनस यहाँ है, Cl माइनस वहाँ है, तो सॉल्यूशन में कौन रहेगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। OH माइनस रह गया था सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, तो Cl माइनस जाएगा। क्यों Cl माइनस जाएगा, क्योंकि Cl माइनस पता ही है लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है, तो Cl माइनस जो एनायन पे जाएगा लिबरेट कैसे होगा, Cl2 गैस के फॉर्म में। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन इज लोअर देन दैट ऑफ OH माइनस। अब बोलो OH माइनस सॉल्यूशन में O2, जब डिस्चार्ज ये जब इलेक्ट्रोड पे जाएगा तब O2 H2 में इवॉल्व होगा, O2 गैस इवॉल्व होगा, H2O एज अ सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो ये आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल का चार्ट है जिसको आपको याद रखना है फॉर द केटायन एज वेल एज एनायन। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डिपोजिशन डिपोजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे क्या डिपोजिट होगा, इसमें NaCl एक्वस ही है, लेकिन हमने क्या किया है, कैथोड का यूज किया है। कौन सा, मरकरी कैथोड का यूज किया है। तो मरकरी कैथोड यूज करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, जो पहला क्वेश्चन था सेम आंसर होगा या आंसर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो कॉमन सेंस तो आपके पास इतना ज्यादा कॉमन है, सेंस भी आपके पास इतना है कि अगर डिफरेंस नहीं होता सर आप क्वेश्चन देते नहीं, इसलिए ये डिफरेंस तो होगा। क्या डिफरेंस होगा वो बात करें, तो Hg कैथोड होने से क्या होता वो देखिए। तो फिर करंट पास करें, NaCl और H2O दोनों क्या होगा, डिसोसिएट करेगा, Na प्लस में Cl माइनस में पता है आपको, और ये H प्लस में और OH माइनस में। बात करें एट कैथोड पे, बात करें एट कैथोड पे, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव होता है और किसका बना हुआ है, Hg का बना हुआ है, मरकरी का। यस, और मरकरी पे है तो मरकरी क्या है, अब कैथोड पे क्या क्या आएगा, या तो Na प्लस आएगा या तो H प्लस आएगा, और Na प्लस और H प्लस आएगा किस पे डिपेंड करेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। और अभी आपको पता है H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, सबसे पहले वही जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। लेकिन हम आपको बता दें इन द केस ऑफ Hg कैथोड, Hg कैथोड होने से क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू Na प्लस। यही एक है इसमें, इस केस में एक्सेप्शनल केस है जिसको आपको याद रखना है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन करवाया है कि अगर ऐसा दे दे कि कैथोड देखना पड़ेगा, कैथोड कैसा है, अगर कैथोड इनर्ट है तो 100% क्या होगा, H प्लस ही जाता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जनरल केस कॉमन जो था डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे ही काम करते, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ Hg क्या होगा, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ H प्लस, इसलिए सबसे पहले कौन जाएगा, Na प्लस जाएगा, और Na प्लस जाएगा तो Na प्लस कहाँ पे जाएगा, Hg कैथोड पे जाएगा, और ये क्या बनेगा, NaHg, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ये नाम क्या इसका हो जाएगा, दो मेटल्स का होमोजेनियस सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं एमलगम। एलॉय का फॉर्मेशन हुआ तो ये सोडियम एमलगम का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा क्यों, तो आपको लिखना पड़ेगा कैथोड पे ऐसा क्यों हुआ, जाना चाहिए था क्या, H प्लस
So in presence of Hg cathode, the discharge potential of Na plus is lower than that of H plus। याद रखिएगा किसके प्रेजेंस में, Hg मरकरी के प्रेजेंस में ऐसा हो जाता है। जबकि एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे कोई लोचा नहीं है, एनोड पे कुछ होना जाना नहीं है, एनोड पे जैसा वैसा ही रहेगा। तो पॉजिटिव पे एनायन जाएगा, कौन एनायन, OH माइनस और Cl माइनस। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो Cl माइनस का कम है, तो Cl माइनस अभी भी जाएगा Cl माइनस, तो क्या करेगा, होगा 2Cl माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैथोड पे क्या होगा, सोडियम एमलगम, सोडियम डिपोजिट होगा, और एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस इवॉल्व होगा। सॉल्यूशन में क्या बचेगा, यानी Cl माइनस चला गया वहां, Na प्लस वहां, Na प्लस क्या है सॉल्यूशन में बच जाएगा, और क्या सॉरी सोडियम, तो Cl माइनस कहाँ चला गया, एनोड पे, और Na प्लस कहाँ चला गया, कैथोड पे। सॉल्यूशन में क्या, सिंपल H2O जैसा था पहले अभी भी रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या है, अगर इलेक्ट्रोड का चेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड को चेंज करने से क्या है, सॉल्यूशन का नेचर ही चेंज कर गया। अगर वहां पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते, प्लैटिनम का मतलब कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते, तो 100% सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक और एल्कलाइन, आंसर एल्कलाइन, NaOH का फॉर्मेशन हो रहा था। जबकि अगर इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया जाए, Hg कैथोड लिया जाए, वहां पे नेचर जो था सॉल्यूशन का अभी भी वही है, उस समय भी वही रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं रहेगा। और ऐसा प्रोसेस यूज कहाँ किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है कास्टनर कर्नर प्रोसेस। कास्टनर कर्नर प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। कास्टनर कर्नर प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH। NaOH के प्रोडक्शन में काम करते हैं, किसका, एक प्रोसेस जिसका नाम है कास्टनर कर्नर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH। जहाँ पे क्या करते हैं, यही मेथड यूज किया जाता है। वहाँ पे कैथोड क्या लिया जाता है, मरकरी को लिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH। ये आपको याद रखना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, इलेक्ट्रोलाइसिस का डिस्चार्ज पोटेंशियल अपने दिमाग में रखें, कंसेप्ट याद रखें कि हाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज़्यादा है किसका कम है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।